हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। आज मैं आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सारांश बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में सारांश 5 मार्क्स का आता है। और उससे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। ठीक है, लेखक कौन है? मलयज जी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है एमसीक्यू में। मलयज का पूरा नाम क्या है? तो भरत श्रीवास्तव मलयज। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ? 1935 में, और 1982 में इनकी निधन हो गई। उत्तर प्रदेश डायरेक्टली याद रखिएगा, इनका जन्म स्थान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी कुछ उनकी रचनाएं हैं, तो आप लोग एक एक बार वन वन करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बस दैट्स इट। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो आप रचनाओं को स्किप करके पढ़ सकते हो आगे। अब आते हैं हम लोग टू दी पॉइंट। आपके परीक्षा में सवाल कुछ इस तरह से रहेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सारांश लिखें। तो आपको जवाब देना है, सारांश ऊपर लिखना है, देन फिर आपको स्टार्ट करना है कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मलयज की एक उत्कृष्ट रचना है। मलयज अत्यंत सत्म आत्मसहज सजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवा जीने के कार्य जैसा था। वह डायरी मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। देखिए, मलयज जी जो है वो शीर्षक है हमारे, और डायरी इस पूरे पाठ में डायरी मुख्य है। ठीक है, तो डायरी में वो डायरी लिखते हैं। डायरी लिखना तो इतना आसान नहीं है। अपनी हर तरह की बातों को वहाँ पे लिखना जाहिर रहता है। ये नहीं कि हम अच्छी बात ही सिर्फ लिखेंगे डायरी में, नहीं। तो ठीक उसी तरह से इनकी जो भी जीवन कार्य शैली थी और उथल पुथल जो भी चीज़ें घटनाएं हुई, सब वो अपनी बेचैनियों तकलीफ़ों हर चीज़ को, अपने गहरे रिश्ते बेचैनियों को अपनी डायरी में वो प्रस्तुत करते थे। ठीक है, अब किस तरह से जटिल हो सकते हैं डायरी लिख के, ये इस पाठ में आपको दिख सकता है। तो पहला देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में मलयज ने प्रकृति एवं मनुष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिलिट्री की छवि में वृक्ष काटे जा रहे हैं। लेखक को वृक्षों के एक गिरोह में उनकी एकात्मकता का संकेत देता है। दूसरी डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की है। मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता, पकता एवं कटता दिखाई देता है। तीसरी डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। देखिए, अब इस पाठ में यहाँ से आप इनकी पूरी की पूरी 11 डायरी के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी सारी डायरी में किस किस चीज़ के बारे में लिखा गया। तो पहली डायरी में उन्होंने लिखा है कि जो मिलिट्री का कंपाउंड होता है उसमें वृक्ष काटे जा रहे हैं। वो जहाँ रहते हैं, मतलब जहाँ रहते नहीं, वो सैर पे गए होंगे, कहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ पे देखा उन्होंने कि वृक्ष काटे जा रहे हैं। ठीक है, और वो एक वृक्षों से गहरा संकेत हम लोगों को देना चाहते हैं। दूसरी डायरी में वो लिखते हैं कि हम लोगों का जीवन वो फसलों के समान तुलना करते हैं। जिस तरह से फसल पकते हैं, कटते हैं, छटते हैं, और उसी तरह से हमारे मनुष्य की जीवन जो है वो बढ़ता है, पकता है और कटता है। मतलब कि हम लोग बड़े होते हैं, उसके बाद फिर हर चीज़ों से पक जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, देन फिर हम लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से फसल और जीवन का समानता है ये। तीसरी डायरी में वो बताते हैं कि किसी को चिट्ठी लिखे थे, या फिर चिट्ठी का वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। चिट्ठी नहीं आती है तो उन्हें कितना मन बेचैन होता है। अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं तीसरी डायरी में, चिट्ठी ना आने पर। ठीक है, चौथी डायरी में
लेखक ने बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। उसका सहज चित्र इस डायरी में प्रस्तुत है। कौसानी में दिनों तक लेखक का प्रवास बड़ा ही आनंददायक रहा। दो शिक्षकों का चित्रण उनके सहज एवं सामाजिक स्वभाव को दिखलाता है। 5वीं डायरी में भी लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया है। 6ठी डायरी में मल्यज ने एक सेब बेचने वाली किशोरी का चित्रण बड़ी ही कुशलतापूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन परिचालित होता था। देखिए, चौथी डायरी में उन्होंने बलभद्र ठाकुर से जो कि एक लेखक है, उनसे मिले हैं। उन दोनों की मुलाकात हुई तो उन दोनों के बारे में अपनी इस डायरी में लिखा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से दो लेखक आपस में सहज होते हैं, मतलब कि सरल होते हैं, लेखक और मिलनसार होते हैं। उस चीज़ के बारे में उन्होंने चौथी डायरी में लिखा है। ठीक है, आगे अपनी 5वीं डायरी में उन्होंने लिखा है कि हाँ, वो लोग ना, देखिए, बलभद्र ठाकुर और लेखक जो है वो कौसानी में मिले थे। तो अपनी 5वीं डायरी में कौसानी की जो प्राकृतिक नेचर होती है ना, प्राकृतिक वातावरण, शांत वातावरण, उसके बारे में बताइए। 6ठी डायरी में बताइए कि कोई एक सेब बेचने वाली किशोरी नाम की लड़की थी, उसी का पूरा चित्रण बताया उन्होंने कि किस तरह से वो अपने फलों को बेचती थी अपने भोलेपन के कारण। ठीक है, अपने भोलेपन के कारण वो ठगा भी जाती थी। तो वो ये सब 6ठी डायरी में अपनी बातें कर रहे हैं। 7वीं डायरी में मलयज यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। 8वीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कम होने लगते हैं और अर्थ की अधिकता में शब्द की कमी होने लगती है, अर्थात शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदल जाते हैं। 9वीं डायरी में लेखक ने सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में होती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, बचाने में नहीं। अतः आक्रामक व्यक्ति की अपनी सुरक्षा कर सकता है, बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित होता है। 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं दोनों में पारस्परिक संबंध को चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। देखिए, अब 7वीं डायरी में वो बताते हैं कि रचने और भोगने का एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। इसका मतलब ये कि जैसा हम अपनी ज़िंदगी में जिएंगे, मतलब कि जैसा कर्म करेंगे, हमें फल वैसा ही मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ये एक दोनों का द्वंद्वात्मक, मतलब कि उसके बगैर हम नहीं, उस और वो हमारे बगैर नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ आया? उसके बाद 8वीं डायरी में वो बताते हैं कि शब्द और अर्थ का एक गहरा रिश्ता होता है। यदि अगर किसी शब्द को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जाए या बड़ा कर दे तो उसका अर्थ जो होता है वो कम निकलता है। और यदि शब्द में कम कम शब्द होते हैं तो उसका अर्थ जो होते हैं वो बहुत ही गहरा अर्थ निकलता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूँ और बेहतरीन, शायरी। शायरी में अर्थ सॉरी शायरी में अर्थ जो होते हैं, शब्द जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उसके अर्थ अर्थ जब हम उसका निकालते हैं तो वो एक बहुत ही गहरा अर्थ हमें दे देता है। समझ आ रहा है? तो अगला क्या है हमारा? 9वीं डायरी में लेखक जो है रोशनी के बारे में बताते हैं कि इंसान का जो, मतलब मनुष्य का जो है, रोशनी से ही एक सेकेंड, हाँ, व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंसान जो है वो रोशनी में सुरक्षित हो सकता है। अंधेरा में तो हर मनुष्य का जो रूप है वो छिप जाता है, वो कभी भी उभर कर नहीं आता है। उभर कर तब आता है जब रोशनी होती है। ठीक है, बचाव 10वीं डायरी में वो दस्तावेज और रचना के बारे में बताते हैं कि वो दोनों एक पारस्परिक संबंध में है, संबंध की चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। ठीक है,
दस्तावेज मतलब कि जो लिखित रूप है, ठीक है, जो भी हमने किया उसका एक लिखित रूप जो है वो रचना का तो कच्चा माल ही हुआ ना। जैसा हम रचे, मतलब कि जैसा हम अपना कर्म किए, हमने वैसा अपने जीवन में पाया, तो वो रचना हमें मिला, तो वो एक कच्चा माल ही हुआ ना। देखिए, 11वीं डायरी में लेखक ने मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है। लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ व्यक्ति मानता है। मन का हर तनाव पैदा करता है, संशय पैदा करता है। किसकी प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है। डर कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं से घिरता जाता है, उसके मन में डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया। मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते समय तनाव से भरा रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मल्यज ने अपने जीवन के संघर्षों एवं दुखों की दुखों की ओर इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली सहज समस्याओं का चित्रण बड़ी ही कुशलता से किया है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, इस भाव का सहज चित्रण लेखक ने अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव होनी चाहिए, ये सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित है। देखिए, अब जो 11वीं डायरी है उनकी, 11वीं डायरी में वो बताते हैं कि मैं खुद को बहुत ही डरा महसूस करता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं अपने अंदर के व्यक्ति, मतलब जो वो है, मैं बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति महसूस करता हूँ। जितने भी तनाव है जो भी पैदा हो रहे हैं, संशय पैदा करता है, मतलब कि हर पल उन्हें डर लगता रहता है। कई प्रकार के डर होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे अपने जीवन रूपी में आगे आगे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में डर की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अंतिम डायरी में वो बताते हैं कि मनुष्य जो है वो संघर्षों का सामना करते करते एकदम इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के इतना बड़ा हो गया है कि वो दुखों और इशारा करते हुए मानव जीवन में पाई जाने वाली सहज समस्याओं के चित्रण को भी कुशलता से किया है, ताकि हर दुख को वो अपने साथ अच्छे तरीके से झेलता चला आ रहा है। इतना उनके जीवन में समस्याएं हैं। अब लास्ट में है कि किसी व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार होना चाहिए, ये इस डायरी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इनकी जो पूरी भाव प्रस्तुत डायरी है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये पार्ट समाप्त हुआ है यहीं पे। और मुझे आशा है कि आपको ये सारांश समझ आ गया होगा। आप इसे छोटे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।